अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पिछले 5-6 टॉपिक्स की तरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लंबा होगा, तो ये टॉपिक छोटा सा ही है, इसको पढ़ते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि ये है टॉपिक है आइसोटॉप्स की मिकदार के बारे में, कि उनकी तादाद क्या है, किस हिसाब से होते हैं वो, उनकी अमाउंट के लिहाज से। रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस का आपको पता है ना, मिकदार में ज़्यादा होना, ठीक है। तो ये उनकी अमाउंट के लिहाज से टॉपिक है। उसका आगे अगर आप आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं मज़ीद, तो इससे पिछली वीडियो आइसोटॉप्स की थी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर नहीं लिखी, मेरे टीचर ने मुझे लिखवाई थी, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। चाहें तो इसको लिख लें, चाहें तो बस इसको ऐसे हल्का सा समझ लें। तो इसकी डेफिनेशन है द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप, द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप, ठीक है। ईच का वर्ड यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। रिलेटेड टू द मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। यानी अब उसमें वो क्या ना क्या चाह रहे हैं, लेट सपोज हमने सपोज कर लिया किसके, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। 3 होते हैं ना, ठीक है। लेट सपोज ये हमने आइसोटॉप्स का मिक्सचर लिया, ठीक है, किसके, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का, ठीक है। हमने क्रिएट किए आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के, क्योंकि आपको बताया था कि आइसोटॉप्स हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉप्स हमने क्रिएट किए, एक मिक्सचर हाइड्रोजन का, उसके अंदर अब कितने मिक्सचर है किसके, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का हमने क्रिएट किया, हमने अलग-अलग नहीं किए, हम सिर्फ आइसोटॉप्स किसके क्रिएट किए, हाइड्रोजन के। अब वो तो एक मिक्सचर की फॉर्म है, उसके अंदर प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, तीनों है, ठीक है। तो अब एक फर्ज करें ये मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स का, ठीक है। तो इस मिक्सचर के अंदर कितने परसेंट प्रोटियम होगा, कितने परसेंट ड्यूटेरियम होगा और कितने परसेंट ट्रिटियम होगा, ठीक है। लेकिन हमें उसने बुक के अंदर सिर्फ 2 के बारे में बताया हुआ है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि ये जो था, क्योंकि बहुत थोड़ा है, तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ ये ड्यूटेरियम, उप्स मैं एच वाला लिख देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ, लंबा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये है हमारे पास ड्यूटेरियम और ये था हमारे पास प्रोटियम। अब प्रोटियम के हमारे पास रिलेटिव, अब ये चार्ट नहीं मैंने बनाया, ये मैंने आपको वैसे मिकदार बताई कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का, तो उस मिक्सचर के अंदर जो ड्यूटेरियम होगा यानी हाइड्रोजन के इस वाले आइसोटॉप की मिकदार कितनी होगी, और जो पहला आइसोटॉप है प्रोटियम उसकी मिकदार कितनी होगी। तो ये जो मिकदार होगी इनकी, इसको कहेंगे हम क्या, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ना चाहें तो आपको नोट्स वगैरह में भी मुझे मेरा ख्याल है मिल जाए, क्योंकि मैंने कभी नोट्स यूज़ नहीं किए, मेरे टीचर्स मुझे नोट्स बनवाते थे। आप भी कोशिश किया करें अपने नोट्स खुद बनाएं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स है कुछ। पीछे आइसोटॉप्स के टॉपिक में भी हमने पढ़ी थी, सॉरी आइसोटॉप में इसकी अबंडेंस की नहीं, जो आइसोटॉप्स की एग्जांपल थी, बस आपने उनकी परसेंटेज आगे थोड़ी सी याद करनी है। मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखी, अब ठीक है, ठीक है। उसके अंदर परसेंटेज नहीं थी, लेकिन आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल गई थी किसकी, आइसोटॉप्स की। अब आपने सिर्फ इनकी परसेंटेज याद रखनी है। जैसा हाइड्रोजन है, इसकी प्रोटियम जो है इसकी परसेंटेज क्या, और ड्यूटेरियम है इसकी परसेंटेज क्या है। मुझे ये वाली याद हो जाती थी, ये वाली भूल जाता था, इसलिए मैंने इस वाली को याद कर लिया, 0.015 और 100 में से मैं इसको माइनस करके जो आंसर आता था उसको लिख देता था। इजी तरीका, ठीक है। 100 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99.985। सिमिलरली कार्बन जो थी, कार्बन की भी मुझे ये वाली याद हो जाती थी, ऊपर वाली नहीं होती थी, मैंने नीचे वाली याद कर ली कि हाँ भाई ये 1.127, तो 1.107, ठीक है। तो मैंने ये वाली याद कर ली, ऊपर वाली मैं 100 से माइनस करके लिख देता था, ठीक है। सिंपल, आप भी इस तरह ही, छोटी वाली ईजी रहेगा आपको याद करना, ठीक है। वो आप नीचे वाली याद कर लें, ऊपर वाली आप 100 से माइनस करके लिख दें, आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो छोटी सी टेक्निक ट्रिक थी, आप हो सकता है ज़्यादा पढ़ने वाले हों, आपको इजीली याद हो जाए, मैं नहीं था इतना ज़्यादा खैर पढ़ने वाला। अब आगे बात चलते हैं, अगला एक छोटा सा उसने पॉइंट लिखा हुआ है, वी फाइंड, ठीक है, द इंफॉर्मेशन या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये है हमारा अगला टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर, इंशाल्लाह वो लॉन्ग क्वेश्चन है,
तो जो इसने खाली रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताया, लेकिन जो असल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें खाली अबंडेंस के बारे में नहीं, वो हमें नंबर्स के बारे में भी बताता है, ठीक है, और कौन कौन से उनका एटॉमिक नंबर भी बताता है हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। बल्कि मैं आगे चला जा रहा हूँ ज़्यादा, वो नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ इतना याद रख लें, फाइंड रिलेटिव अबंडेंस बाय मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, वो सेकंड लेक्चर इसी के ऊपर ही है इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, इसके थोड़ी सी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है उन्होंने, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने एक थोड़ा सा गंदा सा टेबल सा बना दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, क्योंकि अगर मैं वही लिख देता पॉइंट्स की सूरत में तो भी शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। ये सबसे आसान तरीका था, मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे पढ़ाया था तो मुझे इजीली समझ आ गया था। तो टोटल आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास 580 है हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स, यानी आज तक जितने आइसोटॉप्स दरियाफ्त हुए हैं वो कितने हैं, 580, ठीक है। 580 हमारे पास आइसोटॉप्स है। अब 580 के अंदर से जो 300 है ना, उनको साइड पे कर दो, वो टोटली आर्टिफिशियल, वो हम बनाते हैं। जो कि 280 हैं ये नेचुरली ओकर करते हैं, ठीक है, 280 नेचुरली बन जाते हैं, और जो 300 है ये बनाती हैं, मैं ये नेचुरली बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 300 वाले हैं, पहले इनकी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हमें बुक में नहीं दी गई, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसके बारे में 3 है कि ये आर्टिफिशियल है, यानी इसको हम बनाते हैं, नेचुरली तैयार नहीं होती। दूसरा, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और तीसरा, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, सिंपल। जो 300 है 580 में से, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है और आर्टिफिशियल है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने इसके बारे में। 2-3 दफ़ा आप, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 2 से 3 दफ़ा आप लिख लें, एक दफ़ा ज़बानी लिख लें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाया करेगा लिख के, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ठीक है, अव्वल तो आप 5-6 दफ़ा देख के भी पढ़ेंगे तो हो जाना चाहिए सूली तौर पे याद, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नेचुरल पे, कि ये तो आर्टिफिशियल हो गए। नेचुरली कितने अकर करते हैं, 280, क्या है, नेचुरल। 280 आइसोटॉप्स हमारे पास नेचुरली अकर करते हैं। अब उस 280 के अंदर से 40 आइसोटॉप्स जो है हमारे पास, वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव है, और जो बाकी 240 हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है 40 रेडियो एक्टिव, 240 नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब आगे इसकी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, आप इसको पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, बल्कि पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो एग्जामिनर पूरी नहीं पढ़ पाता, ठीक है, बल्कि पढ़ता ही नहीं एग्जामिनर पूरी एक्सप्लेनेशन कभी भी। कि फ़र्ज़ करो आपने एक पेज की वो लिखी है एक्सप्लेनेशन, तो एग्जामिनर कभी भी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं आपकी पढ़ेगा, जबकि अगर आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर ऑन द स्पॉट देखते ही समझ जाएगा हाँ भी इस बच्चे को आता है, आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे अगर आप पॉइंट्स की सूरत में लिख देते। तो पॉइंट्स की सूरत में लिख दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ठीक है, 240 और 40 रेडियो एक्टिव है और 240 नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब दोबारा 280 पे ही आ जाओ, ठीक है। ये 2 थी इसकी डिवीजन्स, अब बाकी जो है ना वो 3 280 से वापस अब डिवीजन्स निकल रही हैं कुछ, ठीक है। अब एक क्या है, एक है 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन क्या है, वो इवन है। 154 का इवन है, और बाकी इसको आप 280 में से माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126 जी 126 आंसर आएगा। वो 126 आपके पास क्या है, ओड, ठीक है। ये 2 बातें आ गई इवन और ऑड के लिहाज से, यानी इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, वो ऑड में है, ठीक है। अब आगे आ जाता है एक छोटी सी बात और है, बिल्कुल छोटी सी, तो क्लासिफिकेशन भी इसकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। छोटी सी बात क्या लिखी हुई है उन्होंने कि वो आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिविजिबल ऑफ 4, ठीक है, यानी वो 4 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो एबंडेंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेचुरली करेंगे ना, तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है नेचुरली हैं, तो उनकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे उन्होंने बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको यहाँ से रीड करके सुना देता हूँ। उसने 4-5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड फेरियम। इसकी क्या उसने दिया, 50% ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ क्रस्ट, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या बनाते हैं, सिर्फ ये 4 चीज़ें, ठीक है। अब ये बात इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, आप 1-2 दफ़ा पढ़ लें, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, तो पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बहरहाल अगर आप इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं तो आप ऑक्सीजन की दे सकते हैं एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो है वो मास नंबर 16 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है 8 होता है, ठीक है। सिंपल सी ऑक्सीजन की दे सकते हैं। अगर आप मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह की आपको पता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक ऑक्सीजन की आप दे दें तो ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये टॉपिक के अंदर सिर्फ अब एक डेफिनेशन हमारे पास बची है, सिर्फ एक डेफिनेशन। क्या है? मोनो एटॉमिक आइसोटॉप, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है। क्या? मोनो एटॉम, नाम से ही पता चल रहा है। मोनो का मीन्स क्या होता है? सिंगल, वन, एटॉमिक एटम, और आइसोटॉप आइसोटॉप होता है, ठीक है। यानी जिसका नंबर एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और मास नंबर चेंज होता है, ठीक है। इसी नाम से हमें डेफिनेशन इसकी पता चल रही है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ ओनली वन आइसोटॉप, द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ ओनली वन आइसोटॉप इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक आइसोटॉप, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंदर आप सिंपल किसकी दे सकते हैं? सबसे कॉमन एग्जाम्पल और सबसे महंगी एग्जाम्पल कौन सी? गोल्ड की, ठीक। गोल्ड जो है हमारे पास वो क्या है? एक मोनो एटॉमिक आइसोटॉप है, यानी उसका सिर्फ एक आइसोटॉप है। काफ़ी महंगी एग्जांपल है ये, आप ये लिख सकते हैं, बल्कि लिखनी है आपने गोल्ड की लिख लें, आर्सेनिक की लिख लें। ये दो जो हैं ये कॉमन है, क्योंकि आप फिल्टर प्लांट पे भी आपने देखा होगा, वहाँ लिखा होता है आर्सेनिक से पाक बैक्टीरिया वाला पानी हासिल करें, तो ये आप आर्सेनिक वहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी फ्लोरीन और आयोडीन की भी आप दे सकते हैं। बाकी ये दो कॉमन एग्जाम्पल थी। गोल्ड का भी आपको पता है क्योंकि रोज़ रेट बढ़ा होता है, इसलिए आपको पता है कि हाँ भी एक गोल्ड नाम का एलिमेंट है, इसका रोज़ रेट बढ़ता है। और आर्सेनिक का भी आप मोटरसाइकिल पे दूध लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे फिल्टर प्लांट्स के बाहर लिखा होता है अक्सर, अगर आप गौर करें तो, कि आर्सेनिक बैक्टीरिया से पानी, आरओ प्लांट आर्सेनिक बैक्टीरिया से पाक पानी हासिल करें। तो ये वही वाला आर्सेनिक है, बस आर्सेनिक एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आप इसकी याद करने इजीली हो जाएंगी। तो ये था आज का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।